तो हेलो दोस्तों, और आज के अगले अध्याय में पॉलिटी का जो पांचवा भाग है, हम उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर संवैधानिक विकास कैसे हुआ। यानी हमारे संविधान जो बना, उस संविधान के अंदर जो हमारे संविधान के अंदर जितने भी न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, लोकतांत्रिक है, लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, एकात्मक है, संसदात्मक है, ठीक है, अध्यक्ष वाले हैं, ये सब चीज़ें किस तरीके से भारत में आता है, मतलब भारत का संवैधानिक विकास कैसे होता है। हमने इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में हमने इन चीज़ों की चर्चा कर लिया है कि इतिहास के दृष्टिकोण से कौन से युद्ध कब लड़े गए, कैसे लड़े गए, उन्हीं युद्ध में कुछ ना कुछ निर्णय निकल कर आता है और उसी से भारत का संविधान के संवैधानिक विकास पनपती है। यानी अगर भारत की बात करें तो भारत के संविधान में भारत का संवैधानिक विकास पढ़ने के लिए हमें अब संविधान की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें वहाँ से संविधान यानी जो कानून है, नियम है, वो किस तरीके से बनाए गए थे। हमें यहाँ पर इतिहास नहीं पढ़ना है कि कौन सा युद्ध किसने लड़ा, कौन जीता, कौन, वो तो ये इतिहास का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। हमें यहाँ पर संवैधानिक विकास की बात करना है तो हमें संविधान को लेकर चीज़ों को काम करना है कि हमारे देश के अंदर संविधान किस किस तरीके से बना। इतने सारे अगर एक्ट लाए, चार्टर लाए, चार्टर क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों की चर्चा करेंगे कि चार्टर कहाँ, किसको चार्टर कहा जाएगा, किसको चार्टर एक्ट कहा गया, किसको भारत परिषद कहा गया, तो ऐसा क्यों नाम क्यों बदला गया इन चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो भारत के अगर हम संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो भारत के संवैधानिक विकास में इन दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। कौन सा? संवैधानिक मूल्यों का विकास, यानी लोकतंत्र कैसे बना, स्वतंत्रता कैसे मिली और न्याय क्या होना चाहिए। यानी अगर हम संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो इसके अंदर जो मूल्य है हमारे संविधान के, यानी संवैधानिक मूल्य जो है हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। यानी लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ भारत के अंदर, कैसे लोकतंत्र पनपा भारत में, हम उसकी चर्चा करेंगे। भारत स्वतंत्र कैसे हुआ, यानी स्वतंत्रता अधिनियम तक कैसे पहुंचे हम, उसकी चर्चा करेंगे। न्याय, जो हमें न्याय की पद्धति मिली वो कैसे मिली। ओके, तो ये संवैधानिक विकास होते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं संवैधानिक विकास के मूल्यों में, जैसे कि अगर आप कोशिश करोगे तो कौन कौन से मूल्य हो सकते हैं, तो संविधान के अलावा आपके और भी मूल्य हो सकते हैं, जैसे लोकतंत्र है, और कौन कौन से हैं, न्याय है, स्वतंत्रता है, कैसे हमें आर्थिक चीज़ों पर, कैसे हमें आरक्षण, ये सब चीज़ों का जिक्र कहीं ना कहीं विकास हुआ है संविधान के अंदर। इन सभी चीज़ों का विकास स्टेप बाय स्टेप हुआ है। यानी ये कैसे हुआ, इन चीज़ों की चर्चा हम वन बाय वन करेंगे। दूसरा होता है संवैधानिक संस्थाओं का विकास, कैसे विधायिका आया, कैसे न्यायपालिका और कैसे कार्यपालिका देश के अंदर, संविधान के अंदर इन चीज़ों को लाया गया। किस तरीके से संघ और केंद्र और राज्य सरकार आई, किस तरीके से सूचियाँ आया, सूची कब लाई गई, ये सारी चीज़ों का संवैधानिक विकास हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाली, देखो व्यापार करने वाला नहीं, रहने वाले नहीं, शासन करने वाले, वो थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, अंग्रेज जो अंग्रेज थे उन्होंने सबसे ज़्यादा भारत में शासन किया। तो अंग्रेज केवल और केवल व्यापार के दृष्टिकोण से भारत में आए थे। जब वो भारत में आए तो उन्होंने केवल व्यापार के लिए काम किया था। अगर युद्ध भी लड़ते थे तो व्यापारिक चीज़ों के लिए लड़ते थे। उनका शासन में कोई भी ऐसा नहीं था कि वो शासन के लिए लड़ाई करें। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती चली गई समय के साथ कि वो शासन अपने अंडर में लेते चले गए, और इस तरीके से संविधान का विकास किया उसी चीज़ों में कि हम आज उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे कि संविधान बना कैसे। हमने जो इतने एक्ट पढ़े हैं या आपके सामने जितने भी एक्ट लिखे हैं, इन सब चीज़ों का हम यहाँ से कुछ विश्लेषण निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और वन बाय वन इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। देखो, भारत में जब अंग्रेज आए तो उसमें संवैधानिक विकास में क्या योगदान रहा। तो भारत पहले कंपनी के नाम पर आई थी, एक कंपनी बन के आई थी 1600 ईस्वी में, जो महारानी एलिजाबेथ ने भेजा था 15 वर्षों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो नाम बाद में पड़ा, लेकिन उसका नाम था क्या, उसका नाम क्या था,
कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, यही नाम था ना। तो यही कंपनी 1600 में भारत में आती है, जो 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र लेकर आती है। ध्यान रखना, जो चार्टर होते हैं, चार्टर को हम लोग बोलते हैं अधिकार पत्र। क्या बोलते हैं? अधिकार पत्र। उस अधिकार पत्र में एक कंपनी बनी थी ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ के योगदान से, और वो कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स हुआ करते थे, शेयर धारक हुआ करते थे, जो पैसे इन्वेस्ट करते थे कंपनी में। तो कंपनी का अधिकार पत्र एलिजाबेथ, हमने इतिहास से पढ़ लिया सारी चीजें कि एलिजाबेथ का प्रथम ने इस कंपनी का निर्माण किया, और 1600 में भारत कंपनी में व्यापार करने के लिए आती है, केवल 15 वर्षों के समय, 15 वर्षों के लिए। आपको बताना है कि 1600 ईस्वी में मुगल शासक कौन था। कमेंट सभी को करना है, ठीक है? देखने के बाद कमेंट करना है कि 1600 ईस्वी में मुगल शासक कौन था। तो कंपनी जब आई, क्योंकि वो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए आपको पढ़ा रखा है, तो आपको ये कमेंट करना है। तो 1600 ईस्वी में चार्टर एक्ट आते हैं, और एक चार्टर एक्ट आता है 1726 में। यानी जब ब्रिटेन भारत में व्यापार कर रही थी, तो यहां पर दो चार्टर बना के आते हैं। इस चार्टर के, देखो चार्टर एक्ट का मतलब क्या है, ध्यान दो। मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं कि 1600 से लेकर 1947 तक फेज, कौन से फेज में किस तरीके से बात हुआ था, ध्यान दो उन चीजों को। देखो, पहले फेज में कंपनी बनी, पहले फेज में क्या बनी? कंपनी बनी। दूसरा फेज क्या हुआ? जब कंपनी बनी तो कंपनी ने सोचा कि हम इतने चीजों को विस्तार, क्योंकि देखो व्यापार बढ़ता जा रहा था, तो व्यापार बढ़ने के लिए उन्होंने, कंपनी ने 2 चार्टर लगाए, एक 1600 का और एक, तो इसमें कंपनी कंट्रोल करती थी, इसमें सारा चीज क्या करती थी? कंपनी बनाती थी कि ये काम करना है, वो काम करना है, वो सारे कानून कौन बनाती थी? विधि, कंपनी। 1726 में क्या हुआ? बंगाल, मद्रास और बंबई 3 प्रेसिडेंसी हो गए थे, तो वहां के गवर्नर हुआ करते थे। तो अब कंपनी जब बड़ी होती जा रही है, जब कंपनी बड़ी होती जा रही है, तो उस कंपनी को कहीं ना कहीं ये लगा कि हम अब इस चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं, वहां के विधि कानून को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा गवर्नर से कि अब तीनों प्रेसिडेंसी अपना अपना विधि या कानून बनाएगी। देखो संवैधानिक विकास कैसे हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। पहले कंपनी ने कुछ रूल बना कर दिए कि इस रूल पर काम करना है आपको, लेकिन जब धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती चली गई, तो 1726 में दूसरा चार्टर एक्ट आता है, जिसके गवर्नर 3 प्रेसिडेंसी हो चुकी थी उस समय। कौन कौन से? बंगाल, बंगाल, मद्रास और बंबई। बंगाल, मद्रास और बंबई तीनों के गवर्नर थे। तो गवर्नर को यह निर्देश दिया गया बंगाल, ठीक है, कि जो भी कानून और नियम होंगे अब आप बनाएंगे। यानी कंपनी वहां से कुछ शक्तियां किसको दे दिया? गवर्नर को दे दिया। इस तरीके से संवैधानिक विकास हुआ। तो दूसरा फेज में कंपनी ने 2 चार्टर से कंपनी दे दिया। अब जब कंपनी ने गवर्नर को दिया, तो गवर्नर लोग क्या करने लगे? अपने फायदे की बात ज्यादा करने लगे। गवर्नर लोग अपने फायदे की बात ज्यादा करने लगे। इसलिए याद करो, इलाहाबाद की जब संधि हुई थी, तो द्वैध शासन लगा था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और उसने खूब शोषण किया। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर दबाव बनाना चाहती थी ब्रिटिश की संसद। दूसरे फेज में ब्रिटिश की संसद इस पर दबाव बनाना चाहती थी कि कंपनी को कंट्रोल करना चाहती थी। तो दूसरा फेज हुआ कि जब ब्रिटिश की कंपनी को कौन कंट्रोल करना चाहती थी? ब्रिटिश की संसद कंट्रोल करना चाहती थी। तो यहां से दूसरा फेज होकर आता है कि ब्रिटिश की कंपनी यहां पर कंट्रोल करना चाहती है, और उसको भी समय लगा कंट्रोल करने में। और तीसरा फेज जो हमने ये देखा, ये देखो, ये पहला फेज है, इस जगह पे कंपनी है, इस जगह पे ब्रिटिश संसद भी है। कंपनी के साथ क्या है? ब्रिटिश संसद है। और तीसरा फेज में आया ब्रिटिश क्राउन, यानी पूरा का पूरा सिस्टम किसके पास आ गया? क्राउन के पास आ गया। यानी अब पूरा का पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रिटिश की संसद कर रही है, क्राउन कर रही है।
तो यहां से 3 फेज हमारे संवैधानिक विकास में आते हैं। पहले कंपनी का, क्योंकि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिशर्स वो भारत में पहले केवल और केवल व्यापार करने के इरादे से आए थे, लेकिन जब व्यापार करने के इरादे से आए तो धीरे धीरे ऐसा होता चला गया, उनको कुछ दीवानी प्राप्त हुए। तो हम देखते हैं पहले फेज में तो व्यापार करने के इरादे से आए थे पहले, फिर व्यापार प्लस कहां चले गए, राजनीति चले गए, और उसके बाद व्यापार खत्म कर दिया और कहां चले गए, पूरा का पूरा राजनीति में चले गए। यानी 3 फेज कौन कौन से हैं, व्यापार, फिर व्यापार प्लस राजनीति किया, और उसके बाद व्यापार को खत्म कर दिया, और उसके बाद पूरे का पूरे राजनीति में उतर गए। यानी 3 फेज किस तरीके से बदले ये ध्यान रखना है। तो यहां पर बात करते हैं पहले कंपनी। तो कंपनी जब 1600 में आई, 1 बाय 1 हम सब चीजों को चर्चा करेंगे डीपली, लेकिन पहले हम यहां देख लेते हैं कि क्या है इस चीज का, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम उस चीज को क्या सोच पाना चाहते हैं, हम कैसी सोच लेना चाहते हैं, यहां से हमें पता चल जाएगा। यानी हम सोच कैसे डेवलप करें संविधान के खिलाफ, संविधान के साथ हम कैसे अपने चीजों को बढ़ाए कि हमारे संविधान को पढ़ते समय हमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये संविधान का विकास है कि संविधान का विकास कैसे कैसे होता है, ताकि आप किसी चीज को रटो नहीं, आप उसको समझने की कोशिश करो। जैसे कंपनी आई, तो कंपनी पहले किस नाम से आई थी, व्यापार करने। कंपनी किस काम से आई थी, केवल और केवल व्यापार करने। हमने ये इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया कि कंपनी भारत क्यों आई, ये हमने इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतिहास में हमने पढ़ा है सब चीजें। तो चार्टर एक्ट 1600 और 1726 में 2 चार्टर एक्ट आते हैं। तो चार्टर एक्ट होते थे अधिकार पत्र, जिसपे आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो चार्टर कहीं भी लगा हो तो ध्यान रखना वो किसका होता है, अधिकार का नाम होता है, यानी आपको कुछ ना कुछ अधिकार मिले हैं। समझ में आ गया। तो चार्टर एक्ट अगर हम कहते हैं किसी चीज में, तो उसमें अधिकार पत्र होता है वो, यानी आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं या लिए जाते हैं। तो चार्टर एक्ट वो हो गया। तो चार्टर एक्ट 2 आते हैं व्यापार के समय में, एक 1600 और एक 1726 में। तो 1600 में क्या हुआ, कंपनी के पास पूरी ताकत थी, जो वहां के लोग थे, वहां जो कंपनी के व्यापारी लोग थे, उनका कोई क्या नहीं था, पावर नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी, कोई भी उनके पास कोई शक्ति नहीं थी कि वो कुछ कर सके व्यापार में। उसके बाद 1726 में एक लाया जाता है गवर्नर के लिए कि आप अब वहां पर विधि और कानून बना सकते हो व्यापार करने के लिए, राजनीति के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए। अगर आपको व्यापार में वहां पर कुछ नियम और कानून बनाने हैं अपने ही संगठन के खिलाफ, तो आप बना सकते हो चीजें, उनको अधिकार पत्र मिला। उसके बाद 1757 में एक निर्णायक युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, और एक निर्णायक हुआ 1764 में बक्सर का युद्ध। इस 2 युद्ध ने भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ाने का, ये युद्ध जो थे वर्चस्व बढ़ाने का अंग्रेजों का सबसे पहला कदम था। जैसे ही वो बक्सर का युद्ध जीते, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हो गई। इलाहाबाद की 2 संधि हुई, इलाहाबाद की 2 संधि हुई, जिसमें मेन संधि थे मुगल बादशाह। लेकिन मुगल बादशाह क्या संधि हुआ, क्या उसमें निर्णय लिए गए, ये सब मैंने इतिहास में आपको पढ़ा दिया है। तो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जाना, हमें वहां से पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आना है, तभी हम संविधान को समझ पाएंगे। अगर हम इतिहास में चले जाएंगे तो इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे, फिर हम पॉलिटी नहीं पढ़ पाएंगे, फिर हम इतिहास में चले जाएंगे वहां पे। तो आपको जो पॉलिटी समझना है, तो हम पॉलिटी के संदर्भ में उन चीजों को हम सोचने की कोशिश करेंगे। तो बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, तो उनको पैसे मिले। आपको पता है कि वहां से जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इलाहाबाद की संधि में उनको हर्जाने के रूप में पैसे मिले, और साथ ही साथ 3 जगहों की दीवानी मिली। यानी जब व्यापार करने आए, तो 1765 में उनको जब इलाहाबाद संधि हुई, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, और वहां से व्यापार के अंदर वो राजनीतिक में प्रवेश कर जाते हैं। ये पहला स्टेप है, जब कंपनी आई थी व्यापार करने, और 1765 में जैसे ही इलाहाबाद की संधि होती है, तो कंपनी कहां प्रवेश कर जाती है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप अब करने लगेंगे। और उसके बाद आपको पता है, जब द्वैध शासन लगाते हैं, तो द्वैध शासन में जो दीवानी है, राजस्व है, वो अपने पास रखते हैं, और निजामत को कार्य नवाबों को दे देते हैं, वहां के राजाओं को दे देते हैं। यानी वहां से अब राजनीति में कदम रख चुके थे वहां पे। तो दूसरा स्टेप आता है कि जब कंपनी आई थी, तो कंपनी पर अब कौन कंट्रोल करने जाती थी, संसद कंट्रोल करने जाती थी। कौन, ब्रिटिश की संसद। तो यहां से कंपनी 1765 में आई,
तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि जब किया, तो इलाहाबाद की संधि के बाद उसने द्वैध शासन लगाया भारत में, जिससे 1770 में एक भुखमरी भी आई थी कलकत्ता के अंदर, आपको बंगाल के अंदर मैंने बताया था। और उसके बाद जब यहाँ पर आते हैं तो ब्रिटिश संसद कहती है कि लोग यहाँ पर जो कर्मचारी है कंपनी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो कंपनी ने एक लेटर लिखा संसद को, कंपनी को, कि हम नुकसान में जा रहे हैं, हम नुकसान में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी सोची कि अब कुछ ना कुछ बिठाना चाहिए, तो उन्होंने इस चीज़ को देखने के लिए कंपनी ने शासन करना शुरू किया। ठीक है, किसके कंट्रोल में? संसद कंट्रोल में। तो पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है रेगुलेट करना, किसी को चलाना, नियंत्रण करना। यानी पहली बार नियंत्रण करने के लिए एक एक्ट आया। अभी तक जो एक्ट आते थे वो क्या थे? अधिकार पत्र हुआ करते थे, यानी आपको अधिकार मिल रहा है। अब आया रेगुलेटिंग एक्ट, यानी किसी भी चीज़ को नियंत्रण किस तरीके से किया जाए। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब मान लो को पहली बार कोई नियंत्रण कर रहा है तो कुछ ना कुछ कमियां होंगी, तो उस कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद उसमें कुछ चीज़ों को सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1793 का एक्ट, उसके बाद हर 20 सालों में 20 वर्षों के लिए कंपनी को आगे बढ़ाएगा कि हम 20 सालों में फिर से हम चेक करेंगे। तो 1813 में, ध्यान रखना ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ब्रिटेन सरकार ने व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया। व्यापार का, ये क्या होता है? नहीं, अभी तक 1813 तक कंपनी के चार्टर एक्ट में यह था कि ब्रिटिश से यानी लंदन से कोई भी ऐसी कंपनी दूसरी नहीं जाएगी भारत में व्यापार करने के लिए। अभी तक जो केवल एक कंपनी थी, क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में व्यापार करती थी। लेकिन 1813 में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसको? एकाधिकार को, यानी अब कोई दूसरी कंपनी भी लंदन की वहां पर बन सकती है, जा सकती है। ये कब की बात है ये? तो 1813 में क्या कर दिया गया? व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सवाल बनता है, कंपनी ने एकाधिकार कब समाप्त किया? 1813 के एक्ट में, चार्टर एक्ट कह सकते हो आप। वहां के चार्टर एक्ट में वो अधिनियम, वो एक एकाधिकार व्यापार का समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ और चीनी का व्यापार, चीन का साथ यानी चीन में व्यापार केवल ब्रिटिश, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई कंपनी नहीं जाएगी लंदन की, और चीनी का व्यापार चलता रहा। एकाधिकार, उस पर एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ। पूछा जाता है एकाधिकार व्यापार समाप्त हुआ, लेकिन किन चीजों पर लगाम लगा रहा? चीनी और चीन। चीन के साथ व्यापार कंपनी करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई दूसरी कंपनी लंदन की नहीं जाएगी व्यापार करने। और चीनी के साथ जो व्यापार, चीनी का व्यापार था, वो लंदन में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और दूसरा कोई नहीं करेगा। यहां समझ आ गया? उसके बाद 20 सालों के बाद आपको पता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। विलियम बेंटिक 1833 में थे उस समय, और उस समय की बात है, व्यापार का एकाधिकार यानी व्यापार खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, यानी यहां पर क्या खत्म हुआ? व्यापार का एकाधिकार समाप्त हुआ, और 1833 में व्यापार खत्म। यानी अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी। ये फेज चेंज हो रहे हैं, यानी हम राजनीतिक चीजों को देख रहे हैं कि अब व्यापार नहीं कर रही है कंपनी, केवल जो व्यापार के इरादे से आई थी अब वो व्यापार नहीं कर रही है। तो 1833 के चार्टर एक्ट में व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया, और 1853 तक वो एक्ट चला। उसके बाद आपको पता, डलहौजी आए, हड़प की नीति लाए थे, डॉक्टर हड़प की नीति, राज्य की हड़प नीति लाए थे, जिससे 1857 की क्रांति इतिहास में हमने पढ़ा। और जब 1857 की क्रांति होता है, उसके बाद फिर से चेंज हो जाता है। जो संसद चाह रही थी कि कंट्रोल करना कंपनी पर, वो मौका मिला उस कंपनी को मौका मिला, क्योंकि कंपनी नुकसान में, घाटे में जा रही थी, कंपनी घाटे में जा रही थी। इसलिए कंपनी ने, संसद ने क्या करा, अब ये चीजें सारा का सारा अपने अंडर ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी उसके बाद 1858 में कंपनी एक नया परिषद अधिनियम बनाती है, यानी उस समय परिषद बन गए, वायसराय बने थे, तो वायसराय के कार्यकारिणी सभा का परिषद बना।
वायसराय के साथ कुछ लोगों को शामिल कर दिया गया और वहां से परिषद बनना शुरू हो गया। फिर हमने इतिहास में पढ़ा कि 1861 का परिषद अधिनियम, 1861 का परिषद अधिनियम, 1892 का परिषद अधिनियम, 76 का, 73 का, क्राउन वाला हुआ था ना, दिल्ली दरबार लगे थे, तो हमने इतिहास में सब पढ़े। इसके लिए आपको क्या देखना है, प्लेलिस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, वहां जाकर आप दोबारा इस चीज को देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया। तो यहां पर 1892, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, ये हमने पढ़ लिया। भारत सरकार अधिनियम, देखो अभी तक परिषद था, क्या था, भारत परिषद अधिनियम, यानी परिषद में ही कोई ना कोई चेंजेस, परिवर्तन हो रहे थे। लेकिन अब भारत सरकार अधिनियम, अब भारत सरकार की बात करेंगे, भारत शासन की बात करेंगे, ठीक है। तो 1919 और 1935 भारत सरकार अधिनियम है। 1919 और 1935 क्या है, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत आता है। भारत शासन अधिनियम कह सकते हो आप इस चीज को, कि भारत पर शासन अधिनियम लगाया गया कि केंद्र में और प्रांत में किस तरीके से होंगे, किस तरीके से सदन बनेंगे। तो ये सारी चीजें भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 में आया। मैंने बताया कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सब कहां पे आए थे, यहां पर। यानी किस तरीके से अब हमारे संविधान का विकास हो रहा है, वो एक एक स्टेप में चीजों को पढ़ते जाएंगे। और उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत स्वतंत्र होता है और भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत पर शासन किया जा रहा था। भारत जब आजाद हुआ तो भारत पर कंट्रोल किसका था, अभी भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार, उस कानून के अनुसार भारत पर शासन चल रहा था। तो इस तरीके से भारत का संवैधानिक विकास होता है 3 फेज में। पहले जो कंपनी व्यापार करने आई, वो व्यापार को खत्म करके राजनीति प्लस व्यापार करने लगी, और एक समय ऐसा आया कि व्यापार खत्म कर दिया और सीधा राजनीति में आ गए। तो हमने देखा कि संवैधानिक विकास में इन चीजों का, अगली क्लास में हम इन चीजों का 1 बाय 1 शुरू करेंगे और कंपनी के व्यापार से एक एक स्टेप उठाएंगे, एक एक चीजों को उठाएंगे, एक्ट को उठाएंगे, सेटलमेंट उठाएंगे, क्यों बना, उसके पीछे का कारण क्या है, उसका परिणाम जानेंगे, उसके नकारात्मक सकारात्मक सभी चीजों जानेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इन चीजों के लिए। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।